Sir, we all started with rate of a chemical reaction. ठीक है, rate of a chemical reaction. Can anyone tell me what do you mean by rate? Okay, anything divided by time. लेकिन rate of a chemical reaction में मैंने जो पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था, rate का मतलब क्या होता है? स्पीड. rate का मतलब क्या होता है? स्पीड. rate of a chemical reaction समझ में आ रहा है क्या? नॉर्मल सेंस में रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन क्या होता है? द स्पीड विथ विच reactants are converted into products. Or the speed with which reactants are converted into products is called as the rate of reaction. दो तरीके के रेट अपन ने पढ़े, कौन से? एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट. अभी रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन में अपन पढ़ेंगे रेट लॉ. अपन क्या पढ़ेंगे? रेट लॉ. ठीक है, रेट लॉ पढ़ेंगे. रेट लॉ क्या बोलता है? रेट लॉ क्या बोलता है? उसका स्टेटमेंट. रेट लॉ क्या बोलता है तो उसका स्टेटमेंट क्या है? ध्यान दो. द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन is directly proportional, is directly proportional to the product of, to the product of, very good, to the product of molar concentrations, molar concentration of reactants. आगे raised to the, raised to the simple powers, raised to सिंपल पावर्स x एंड y. किसी को प्रॉब्लम? क्या लिखा है स्टेटमेंट में? द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फॉर एग्जांपल मैथमेटिकली, मैथमेटिकली क्या लिखूंगा? रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन. किसका? मोलार कॉन्सेंट्रेशन. मोलार कॉन्सेंट्रेशन इज ऑलवेज रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट्स ऑफ रिएक्टेंट. रिएक्टेंट क्या थी? ए एंड बी. रिएक्टेंट क्या था? ए और बी. एंड इंपॉर्टेंट है, रेज टू द सिंपल पावर्स x and y. रेज टू द सिंपल पावर्स x and y. x and y खूब इंपॉर्टेंट आहे. ठीक है, फिलहाल है ना, सॉर्ट आउट कर दो. देयरफॉर प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओ, इज इक्वल टू कांस्टेंट लगाओ. तो रेट इज इक्वल टू के ए रेज टू एक्स एंड बी रेज टू वाय. हे लक्षात घ्या. दिस इज अनदर वे ऑफ राइटिंग रेट. अपन ने रेट पढ़ा था, अपन ने रेट पढ़ा था. रेट को कैसा लिखते हैं? माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, वो हो गया एवरेज रेट. अपन रेट लिखते हैं माइनस डी ए अपॉन डी टी, वो हो गया इंस्टेंटेनियस रेट. वो दोनों लिखने के तरीके अलग थे रेट के. वो एक तरीका है माइनस कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, जो तुम लोग ने बोला. समझा क्या? रेट का फॉर्मूला क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम. रिएक्टेंट रहेगा तो माइनस लिखते हैं, प्रोडक्ट रहेगा तो प्लस लिखते हैं, डिवाइड बाय टाइम करते हैं. वो एक तरीका हो गया रेट लिखने का. ये दूसरा तरीका है रेट लिखने का. रेट म्हणजे स्पीड, नो डाउट एट ऑल. रेट का मतलब वही होता है, लेकिन ये रेट लॉ के बारे में पढ़ रहा है. और इसके लिए पढ़ रहा हूं क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है. रेट लॉ, रेट लॉ बोला तो इसका पद्धतशीर स्टेटमेंट मैंने लिखा और फिर फॉर्मूला भी लिखा. रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू एक्स, बी रेज टू वाई. प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओ, इज इक्वल टू कांस्टेंट लगाओ. वेयर के इज, where k is called as rate constant, where k is called as rate constant. अभी ये जो अपना रेट कांस्टेंट है ना, वो भी आम नहीं है. समझ में आ रहा है क्या? रेट कांस्टेंट के कुछ बातें हैं, मैं बताता हूं. रेट कांस्टेंट की बातें हैं. रेट कांस्टेंट के बारे में पहला लिखते हैं. रेट कांस्टेंट इज, क्या लिखूं? रेट कांस्टेंट इज
रेट कांस्टेंट इज डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। क्या बोला? रेट कांस्टेंट इज डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। समझा क्या? एंड इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन या मोलार कॉन्सेंट्रेशन। इंडिपेंडेंट ऑफ मोलार कॉन्सेंट्रेशन। सर ये नया क्या लिखा? नया कुछ नहीं लिखा, सिर्फ के बारे में तुमको कुछ नया पढ़ाया मैंने। ये जो के बारे में तुम लिख रहे हो ना, रेट कांस्टेंट, वो मैंने अभी लिखा है। रेट कांस्टेंट इज डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, मतलब रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड है। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बदलेगा वैसे वैसे रेट कांस्टेंट भी बदलेगा। और ये अपन चैप्टर के लास्ट में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल क्या लगता है? रेट कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन के बाजू में है, रेट कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन के बाजू में है, तो उन लोग दोनों के बीच में कुछ रिश्ता रहेगा। मैंने पहले ही क्लियर किया हूं, इंडिपेंडेंट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन, उनके साथ कुछ भी रिश्ता नहीं है। किसका? रेट कांस्टेंट का। किसके साथ? मोलर कॉन्सेंट्रेशन के साथ। रेट किसके साथ रिश्ता रखता है? टेम्परेचर के साथ। और किसके साथ नहीं रखता है? मोलर कॉन्सेंट्रेशन के साथ। उससे भी इंपॉर्टेंट रेट है ना, रेट, अभी उसमें पढ़ेंगे अपन। वी हैव, अपन पीछे से पढ़ेंगे, वी हैव रेट इज इक्वल टू के ए रेस टू एक्स एंड बी रेस टू वाई। ये अपने को पीछे से मिला। फिर एक्स और वाई के बारे में पढ़ो, एक्स और वाई के बारे में पढ़ो। फिर एक्स एंड वाई आर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यूज। समझ में आ रहा है क्या? एक्स और वाई क्या है? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यूज। अभी मैं तुम लोग को लिख के देता हूँ। फीचर्स ऑफ एक्स एंड वाई, ये मामूली से पावर्स नहीं है। फर्स्ट, सबसे पहला मैं क्लियर करता हूँ, एक्स एंड वाई आर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यूज। एक्स एंड वाई आर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यूज। मतलब एक्स और वाई जो भी वैल्यूज है ना, वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही आएंगे। एक्स और वाई के वो जो वैल्यूज है वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही आएंगे। तुम देख के नहीं बता सकते हो, तुम क्या बोल भी नहीं सकते। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ क्या? एक्स और वाय है ना, एक्स और वाय के व्हॅल्यूज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड आहेत। त्याला एक्सपेरिमेंट केलं जाणार, एक्सपेरिमेंटच्या नंतर सॉल्व केलं जाणार आणि त्याच्यानंतर एक्स आणि वाय चे वैल्यूज भेटणार। तो पहली बात, ये बात याद रखना, रेट कांस्टेंट में जो तुम लोग ने पावर चढ़ाए है ना, वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यूज है। तुम लोग ऐसे ही देख के नहीं बता सकते हो या प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते हो। सेकेंड, x and y need not necessarily be the stoichiometric coefficient. The stoichiometric coefficients. अरे काय लिहिलंय? मी लिहिलंय की x and y need not necessarily be stoichiometric coefficient. सर म्हणजे काय? म्हणजे तुम्हाला रिएक्शन असं असणार, 2a प्लस 3b गिव्स मी प्रोडक्ट। इसका रेट लिखो, तो तुम लिखोगे देयरफॉर रेट इज इक्वल टू के ए रेस टू 2 एंड बी रेस टू 3। पब्लिक ऐसा लिखेगा, पब्लिक ऐसा लिखेगा। और बताओ क्या, तुम लोग तुम्हारे टेक्स्ट बुक में जितने भी रिएक्शंस देखोगे ना, तुम लोग तुम्हारे टेक्स्ट बुक में जितने भी रिएक्शंस देखोगे ना, 90% ऑफ द रिएक्शंस भी यही बताएंगे। उन लोग ऐसा नहीं बताते हैं, लेकिन तुमको ऐसा ही दिखेगा। 90% इमेजिन 90, जो भी रिएक्शन तुम लोग देखोगे ना, तुम लोग को ऐसा ही लगेगा, अरे जो भी स्टोइकियोमेट्री है वो पावर पे चढ़ रहा है। इसके लिए पब्लिक कंसेप्ट बना लेता है, इसके लिए पब्लिक कंसेप्ट बना लेता है की जे पण पावर मध्ये असणार, जे पण स्टोइकियोमेट्री असणार ते पावरला चढणार। मैंने पहले ही क्लियर किया हूं, x and y need not necessarily be the stoichiometric coefficients, need not necessarily be stoichiometric coefficients। मतलब जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है ना, वही पावर में रहेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। हो भी सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि होएंगे ही।
क्योंकि पहला पॉइंट पढ़ो यार, एक्स और वाई क्या है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही तुम्हें उसके वैल्यूज मिलेंगे. तुम ऐसा कोएफिशिएंट को ऊपर नहीं चढाओगे, भले 90% तुम्हाला असंच काय दिसणार, पण तसं कन्सेप्टच नाही आहे. म्हणून मी ते व्हॅल्यूज क्लिअर केलेत. एक्स अँड वाय नीड नॉट नेसेसरीली बी द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स. अँड लास्ट, x and y can be fraction, जीरो, समझ में आ रहा है, और होल नंबर, और होल नंबर. ये है x और y के बारे में कुंडली. ये है x और y के बारे में कुंडली. समझ में आ रहा है क्या? अपन ने रेट लॉ, अपन ने पीछे रेट लॉ तो आसानी से लिख लिया. रेट लॉ इधर भी मैंने लिखा है. वी हैव रेट इज इक्वल टू के ए रेज टू एक्स बी रेज टू वाई. रेट क्या होता है? रेट स्पीड. के क्या होता है? के रेट कांस्टेंट. ए और बी क्या है? मोलार कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स. एक्स और वाई क्या है? तो ये अजनबी वैल्यूज थे. अपन ने पीछे सिर्फ इतना ही लिखा, अपन ने पीछे इतना ही लिखा. द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द सिंपल पावर्स एक्स एंड वाई. सिंपल बोला है उनको, सिंपल पावर्स एक्स एंड वाई. अपन ने सीधा रेट मालूम है क्या है, ए मालूम है क्या है, बी मालूम है क्या है, कॉन्सेंट्रेशन के अंदर एक्स और वाई का किधर जिक्र ही नहीं है. और मेरे को किसने पूछा भी नहीं था, सर एक्स और वाई क्या लिखा है आपने लास्ट लेक्चर में. रेट क्या होता है मालूम है? प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओ, इज इक्वल टू कांस्टेंट लगाओ. के बारे में भी मैंने तुमको लास्ट लेक्चर में बताया था. रेट कांस्टेंट, ए बी के रेट सब मालूम है, लेकिन किसी ने मुझे पूछा नहीं और वाई क्या. जाने दो, मैंने रेट कांस्टेंट के बारे में भी बताया और एक्स और वाई के बारे में भी बताया. ये भी कभी कभी पेपर में पूछते हैं. एक्स और वाई छोटे हैं, पावर्स है, लेकिन एक्स और वाई के बारे में ये सब रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना बहुत जरूरी है. फर्स्ट, एक्स एंड वाई आर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यूज. समझ में आ रहा है क्या? ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही वैल्यूज मिलेंगे. एक्सपेरिमेंट करेंगे, रीडिंग्स मिलेंगे, उसको सॉल्व किया जाएगा, फिर एक्स और वाई मिलेगा. तुम लोग नहीं डिटरमाइन कर सकते हो. सेकेंड, एक्स एंड वाई नीड नॉट नेसेसरीली बी द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. जो स्टोइकियोमेट्री है वही एक्स और वाई रहेंगे पावर में, ऐसा जरूरी नहीं है. भले तुम लोग 90% रिएक्शंस वैसे ही देखो, लेकिन ऐसा कंसेप्ट बिल्कुल नहीं है. एंड लास्ट, एक्स और वाई फ्रैक्शन भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है. चलो, अगर ये समझा रहेगा तो लेट्स सी. ठीक है, मैं बोलता हूं केस 1. मैं लिखता हूं रेट इज इक्वल टू के ए रेज टू 1 एंड बी रेज टू 1. किसी को कुछ प्रॉब्लम? कुछ नहीं लिखा है मतलब 1. रेट इज इक्वल टू के ए रेज टू 1 एंड बी रेज, चलो रो मत, ए रेज टू 1 बी रेज टू 1. एक्स का पावर क्या है? 1. वाई का पावर क्या है? 1. बराबर. किसी को कुछ प्रॉब्लम? ध्यान दो, अभी मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान दो. इफ द concentration of A is doubled, if the concentration of A is doubled, then the rate will be ऐसा रे. अच्छा, अभी इसमें भी तुम लोग को ऐड करता. ओके, क्या लिखा है? सबसे पहली बात, जब भी अपन रेट लिखेंगे, एक जनरल रिएक्शन लिया, ए प्लस बी गिव्स मी सी प्लस डी. अपने को सी और डी का कुछ लेना देना ही नहीं. बोलो क्यों? वेरी गुड, क्योंकि मैंने एक चुटकुला बताया था, रेट किस पे डिपेंड करता है? रिएक्टेंट्स पे. तो अपने को प्रोडक्ट से कुछ लेना देना ही नहीं है. तो मैंने रेट का लिखा, रेट इज इक्वल टू के ए रेज टू एक्स बी रेज टू वाई.
और एक्स और वाय का व्हॅल्यू क्या है 1. आता एसएससी बोर्डच्या सिलेबसवर दोघांना एक साथ चेंज नहीं करू शकत. हालांकि सीईटी और इसमें होता है, बट फिलहाल जो है वो पढ़ो पहला बेसिक से. ए और बी में से दोनों को एक साथ चेंज नहीं कर सकते हैं. एक को कांस्टेंट रखना पड़ेगा और एक को चेंज करना पड़ेगा. अरे क्या बोला मैं? एक को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, एक को चेंज करना पड़ेगा. मैं क्या लिख रहा हूं? इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल्ड, ए को डबल किया है लेकिन बी को क्या रखा है? कांस्टेंट. तो जिसको कांस्टेंट रखा है उसको झाको. ए को डबल किया है तो रेट भी क्या होएगा? डबल. क्यों? क्योंकि पावर क्या है 1. समझा कि नहीं? So if the concentration of A is doubled and B is kept constant, then the rate of reaction will be doubled. मैं क्या बोल रहा हूं? ध्यान दो बोर्ड पे. If the concentration of A is tripled and B is kept constant, the rate will be triple. किसी को कुछ प्रॉब्लम? पक्का समझ रहा है? Let's see. ध्यान दे रहे? चलो ध्यान दो, मैं क्या बता रहा हूं. Case 2. If A is kept constant and B is doubled, rate will be okay. If B is kept constant and A is doubled, rate will be. ध्यान दे रे. ये देख ए, अगर मैं ए को ढकता हूं, ध्यान दो, ए को ढकता हूं, बी डबल तो रेट भी क्या होएगा? डबल. ध्यान दो. अब बी को ढकता हूं, इफ ए इज डबल रेट विल बी डबल 4 टाइम. समझ में आ रहा है? क्यों? रेस टू क्या है? 2. समझ लो. मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं पहला उस पर ध्यान देने का. क्या लिखूं? इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A is doubled, if the concentration of A is doubled and B is kept constant, if the concentration of A is doubled and B is kept constant, then rate of reaction will be क्या होगा? If the concentration of A is doubled, A को डबल कर रहा है लेकिन B को सेम रख रहा है, रिएक्शन विल बी 4 टाइम्स. डबल लिखे. होना लगा प्रॉब्लम? एकदम क्लियर कट समझ ले. Order of a reaction. Consider a reaction A, B, B, C, C, D, D. Rate of a reaction is given by, कैसा लिखोगे? Rate is directly proportional to A raised to X and B raised to Y. Therefore, rate is equal to K, A raised to X and B raised to बराबर बराबर. What is order?
ए क्या लिखा है मैंने? अगर ऐसा ऐसा रिएक्शन है, अपन ने रेट लिखा, ऑर्डर जिसके बारे में अपन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है? द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स इन अ रिएक्शन इज कॉल्ड एज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सम मतलब एड, एक्सपोनेंट्स मतलब पावर। देयरफॉर हक से ऑर्डर को क्या लिखूंगा? x प्लस वाई। देयरफॉर ऑर्डर को क्या लिखूंगा? चले ऑर्डर बता। 231 ऑर्डर बता। इसका ऑर्डर क्या आएगा? कुछ भी नहीं है मतलब 1, कुछ भी नहीं है मतलब 1, तो ऑर्डर क्या आएगा? समझा क्या? इसका ऑर्डर एम आई प्रिटी मच क्लियर? चलो क्या लिखा हो? की पॉइंट्स अबाउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अरे की पॉइंट्स अबाउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टेक्स्ट बुक में देखो और मुझे पहला पॉइंट बताओ क्या है। टेक्स्ट बुक में देख के मुझे पहला पॉइंट बताओ क्या है। द ऑर्डर ऑफ केमिकल ऑफ की पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलो पहला पॉइंट बताओ क्या दिया है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। ये कैसा रे? कैन एनीवन प्रूव मी? कैन एनीवन प्रूव मी? वेरी गुड, एक्सीलेंट। उसने जैसे राइट डेफिनेशन, एक्स और वाई के व्हॅल्यूज क्या है? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। आणि ऑर्डर म्हणजे एक्स प्लस वाई, तर ऐड करके भी क्या मिलने वाला है? एक्स और वाई खुद एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, तो उससे ऑर्डर, उसको ऐड करने के बाद जो ऑर्डर मिल रहा है वो भी क्या रहेगा? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। एम आई प्रीटी मच क्लियर? चलो सेकंड पॉइंट पढ़ो। क्या क्या बोला है? ऑर्डर कैन बी, ऑर्डर कैन बी इंटीजर और फ्रैक्शनल। ऑर्डर कैन बी इंटीजर और फ्रैक्शनल। इंटीजर मतलब क्या रे? वेरी गुड, इंटीजर म्हणजे नंबर लाइन। अरे इंटीजर मतलब नंबर लाइन। नंबर लाइन में क्या क्या आता है? माइनस, जीरो, पॉजिटिव। क्या क्या आता है? माइनस, जीरो। समझा क्या? इंटीजर। फ्रैक्शनल 3/2। हाँ, पब्लिक को ऐसा लगेगा, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा ही लिख रहा हूं, एग्जाम्पल रेट इज इक्वल टू के ए रेस टू 3/2, ऐसा भी लिख सकता हूं, बी रेस टू 1, ऐसा भी। अचंबित नहीं हो जाने का सर, ए 1 इकडे होल नंबरच होता काय? क्या उनको क्या है? एक्स और वाई होल नंबर्स था। समझ में आ रहा है? इधर ये हो जाएगा। एम आई प्रीटी मच क्लियर? ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल ऑल्सो। फर्स्ट पॉइंट क्या है? ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। दूसरा पॉइंट क्या? ऑर्डर कैन बी इंटीजर और फ्रैक्शनल। चलो नेक्स्ट थर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो। अभी फॉर एग्जाम्पल ध्यान दो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो। एग्जाम्पल, रेट इज इक्वल टू के ए रेस टू, फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन, हाँ पहले इधर रिएक्शन है ए प्लस बी गिव्स मी सी प्लस डी। रिएक्शन क्या है? ए प्लस बी। रिएक्शन क्या है? ए प्लस बी गिव्स मी सी प्लस डी। तो इसका रेट कैसा लिखेंगे? रेट इज इक्वल टू के ए रेस टू समथिंग समथिंग
बी रेस टू समथिंग समथिंग, बोलो क्यों? अरे क्योंकि बी रिएक्टेंट है ना, और रेट किस पे डिपेंड करता है? रिएक्टेंट पे। लेकिन सर आपने तो बी लिखा ही नहीं है। अरे लिखा है मैंने, तुमको दिख नहीं रहा है। रेट इज इक्वल टू के, ए रेस टू क्या है? 1, और बी रेस टू क्या है? 0, and anything raised to 0 is 1, anything raised to 0 is 1, so anything raised to 0 is 1, therefore वो तुमको दिख नहीं रहा था। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? रेट विथ रिस्पेक्ट टू बी इज 0। आपला रिएक्शन का है ए प्लस बी गिव्स मी सी प्लस डी। ओके, तो रेट के हिसाब से ऐसा आना चाहिए। रेट इज इक्वल टू, मैं ऐसा लिखा था के ए रेस्ट। पब्लिक को लगता है कुछ नहीं प्रॉब्लम, अरे पागल, रेट किस पे डिपेंड करता है? रिएक्टेंट पे। रिएक्टेंट पे कौन कौन है? ए और बी। रिएक्टेंट पे कौन कौन है? ए और बी। तो दोनों आना चाहिए, तुमने तो एक ही लिखा है। अगर ऐसा कुछ होता है तो अपने को समझ जाना चाहिए कि जो नहीं लिखा है वो क्या रहेगा? 0। समजलं? इकडे रेट मध्ये ए आणि बी आहे, आपण फक्त एच लिहिलंय, म्हणजे बी काय असणार? 0, क्योंकि मैथ्स बोलता है एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, और 1 अपन कहाँ लिखते? समझा गया? चलो, एंड द लास्ट पॉइंट, Only a few reactions of third order are known. रिएक्शन वापस पढ़ो। Only a few reactions of third order are known. थर्ड order of 3 are known and above are rare। मतलब तुम्हें बोलूं क्या, तुम्हारे लेवल पे 0 ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, बस तुम्हें इतना ही चाहिए। तुम्हारे लेवल पे अपन अभी जो चैप्टर पढ़ रहे केमिकल काइनेटिक्स, उसमें कौन सा है? 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। बाकी पूरे केमिस्ट्री में 0 ऑर्डर होता है, फर्स्ट ऑर्डर होता है जो तुम लोग पढ़ने वाले हो, सेकंड ऑर्डर भी रहता है, थर्ड ऑर्डर भी रहता है, लेकिन थर्ड ऑर्डर के ऊपर नहीं रहता है। वही उन लोग ने बोला है, ऑर्डर ऑफ द 3 आर नोन एंड ऑर्डर अबाउट 3 आर रेयर, किंतु परंतु एक अगर कोई रहेगा तो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर है? किसी को कुछ प्रॉब्लम? पक्का? चल, उसके बाद एक बहुत, there are some 5 points written on the board, we will study accordingly। ध्यान दो। sometimes मैं ऐसा कुछ लिखता हूँ, a plus b gives me c plus d, c plus d gives me e plus f, e plus f gives me g plus h। और अगर इसको अभी मैंने सॉल्व किया, अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा? सी सी कट, डी डी कट, ई एफ कट, ई एफ कट, अर्थात क्या होगा? ए प्लस बी गिव्स मी जी प्लस एच, बराबर। अगर अगर इनमें से एक कोई रिएक्शन उठा के मैं बाहर लाता हूं, एक ही कोई भी रिएक्शन, C प्लस डी गिव्स मी E प्लस एफ। सर मुझे A प्लस बी गिव्स मी C प्लस डी लाना है, लाना। सर मुझे E प्लस एफ गिव्स मी G प्लस एच लाना है, लाना। कोई भी सिंगल स्टेप रिएक्शन बाहर आएगा, क्या बोला मैं? कोई भी सिंगल स्टेप बाहर आएगा, सिंगल स्टेप, तो उसको बोलेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन। सिंगल स्टेप रिएक्शन को क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री रिएक्शन। मैं वन वर्ड में लिख रहा हूं, लेकिन तुमको समझने के लिए ये कर रहा हूं। समझ में आ रहा है क्या? समझने को आसान होना चाहिए। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या है मैंने बता दिया। व्हाट इज एलिमेंट्री रिएक्शन? एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब अ रिएक्शन दैट ऑकर्स इन अ सिंगल स्टेप। एक ही रिएक्शन कोई भी होने दो, ये रहने दो, ये रहने दो, ये रहने दो, कितने भी, पर एक रिएक्शन। समझ में आ रहा है क्या? अगर सिंगल स्टेप में होता रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री रिएक्शन। लेकिन अगर ये सारे रिएक्शंस को पकड़ा, क्या बोला मैं? सारे रिएक्शन को पकड़ा, दैट इज सीरीज ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन।
सीरीज ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन, इनको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इनको क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स। ऐसा रिएक्शन रहेगा जो सबसे स्लो रहेगा। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में एक ऐसा रिएक्शन रहेगा जो सबसे स्लो रहेगा, उसी को अपन क्या निकालेंगे? बाहर निकालेंगे। उसी को अपन क्या निकालेंगे? बाहर निकालेंगे। उसका रेट ढूंढेंगे और उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? RDS। सर क्यों ऐसा? क्योंकि भाई rate of RDS will be equal to rate of complex reaction। समझ में आ रहा है क्या? and order of RDS is equal to order of complex reaction। किसको ये नहीं समझ में आया? बहुत सारे एलिमेंट्री रिएक्शन में से बहुत सारे एलिमेंट्री रिएक्शन अगर ज्वाइन करोगे तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बनता है। अपन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट नहीं ढूंढ सकते डायरेक्टली, क्योंकि एक फास्ट जाएगा, एक स्लो जाएगा, एक फास्ट, उधर थोड़ी ना एवरेज लेंगे। तो उसमें मैं क्या करता हूं मालूम है क्या? जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप रहता है ना, द मोस्ट स्लोवेस्ट स्टेप इज टेकन आउट और उसका रेट निकाला जाता है। और जो स्टेप बाहर निकाला जाता है ना, स्लोवेस्ट स्टेप बाहर निकाला जाता है ना, उसी स्लोवेस्ट स्टेप को RDS बोलते हैं। उसी स्लोवेस्ट स्टेप को RDS बोलते हैं, प्यार से RDS। उसका फुल फॉर्म है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। नाम में ही उसके काम है, रेट डिटरमाइनिंग। मतलब क्या है? जो रेट बताता है, अर्थात जो वो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप का रेट रहेगा ना, वो अखंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट रहेगा, कि उससे स्लो कोई हो ही नहीं सकता। और जो RDS का ऑर्डर रहेगा वो पूरे रिएक्शन का ऑर्डर रहेगा। इसलिए RDS बहुत इंपॉर्टेंट है। RDS का फुल फॉर्म है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। समझ लो, RDX नहीं, बॉम्ब नहीं, RDS। कोणाला काय प्रॉब्लम? ये क्लाउड सब इंपॉर्टेंट समझ में आ गया? तुमको मार्क करना ही है, लेकिन फिर भी। एंड लास्ट रिएक्शन इंटरमीडिएट है इकडे। रिएक्शन इंटरमीडिएट लास्ट क्या है? रिएक्शन इंटरमीडिएट। ओके, रिएक्शन इंटरमीडिएट का तुम्हारे बुक में एक एग्जांपल लिखा रहेगा, प्लीज वो बताओ मुझे। हाँ, ये रिएक्शन NO2। हाँ हाँ, gives ओके, पे अटेंशन यार। रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या लिखा है? रिएक्शन इंटरमीडिएट का डेफिनेशन, फॉर्म्ड इन द फर्स्ट स्टेप एंड कंज्यूम्ड इन द सेकेंड। ऐसा कौन शख्स है जो पहले स्टेप में फॉर्म हुआ है और दूसरे स्टेप में कम हुआ है? फॉर्म्ड इन द फर्स्ट स्टेप एंड कंज्यूम्ड इन द सेकेंड, ऐसा कौन है ये रिएक्शन में से? कौन है? Cl। समझ में आ रहा है क्या? देखो ना, Cl फर्स्ट स्टेप में फॉर्म हुआ है और सेकंड स्टेप में क्या हुआ है? कंज्यूम। फर्स्ट स्टेप में फॉर्म हुआ है और सेकंड स्टेप में क्या हुआ है? कंज्यूम। प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, रिएक्टेंट्स आर कंज्यूम। देयरफॉर ये एग्जांपल में
reaction intermediate. Therefore reaction intermediate हो जाता है, हो जाता समझा क्या? बाकी तो क्या है, बाकी ऐड करो जो बचता है, और जो कभी भी ये देखो कट होएगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है ना, NO2 क्या आएगा 2NO2Cl, NO2 2NO2 प्लस Cl, ये तो ओवरऑल रिएक्शन हो गया। लेकिन जो पहले स्टेप में फॉर्म होता है और दूसरे स्टेप में कंज्यूम होता है उसको क्या बोलते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट। एम आई प्रीटी मच क्लियर?